तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में एक नया अपकमिंग आईपीओ ओपन होने जा रहा है, रीगल रिसोर्सेज का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सारी चीजें मैं आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर, अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले बात करें ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो एक अंदाजन अगर ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में देखें तो लगभग 20% के आसपास बता रहा है, लगभग 21 रुपए पर शेयर एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। अभी जितने भी आईपीओ चल रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा डिमांड इस आईपीओ की चल रही है। तो ठीक है, डिमांड अभी अच्छी है। बाकी एंकर लिस्ट वगैरह आना बाकी है, उसके बारे में बाद में डिस्कशन कर लेंगे। क्या काम करती है ऐसा कंपनी जो इसकी डिमांड इतनी बनी हुई है, तो वो भी जान लेते हैं। तो कंपनी जो है मक्का होता है ना, मक्का कॉर्न, जिसको कॉर्न बोलते हैं, तो उसके रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करती है। मतलब जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, मक्का को मेज भी बोलते हैं, तो मेज से प्रोसेस्ड किए हुए, जैसे बेकिंग पाउडर है, कस्टर्ड पाउडर है। ये बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड पाउडर केक वगैरह के अंदर, खाने वगैरह की जो चीज़ें, बेकरी आइटम्स, उसके अंदर ये काम में आते हैं। उसके अलावा मक्के से काफ़ी सारे, मतलब मेज़ फाइबर है, मक्के के फाइबर आते हैं। उसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ये सारी चीज़ें काम में आती है, तो उसके रिलेटेड ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये जो प्रोडक्ट्स काम आते हैं, एक तो फूड इंडस्ट्री के अंदर काम आते हैं, दूसरा आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जैसे अधेसिव के जैसे भी काम में आते हैं, और भी कई सारी चीज़ों में मतलब ये काम में आ जाते हैं। फिर एडेसिव इंडस्ट्री मतलब जो चिपकाने वाले जो भी चीज़ें होती है, वैसी इंडस्ट्री के अंदर भी काम आते हैं। फिर पैकेजिंग इंडस्ट्री, जैसे कार्टून वगैरह होते हैं, उस इंडस्ट्री में इसके काम में आते हैं ये प्रोडक्ट्स। फिर पेपर इंडस्ट्री में काम में आते हैं, ऑयल इंडस्ट्री के अंदर इसके प्रोडक्ट्स काम में आते हैं, पॉलीमर इंडस्ट्री के अंदर काम में आते हैं। भाई पशुओं और मुर्गियों का जो चारा वगैरह होता है, उसके अंदर इसके प्रोडक्ट्स काम में आते हैं। तो बहुत सारे मक्के से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये बनाती है। प्रोसेसिंग फूड जिसको बोल सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको बता दिया, कॉर्न फ्लोर है, बेकिंग पाउडर है, मेज फाइबर है, कॉर्न स्ट्रैप लिक्कर है, येलो डेक्सट्रीन, वाइट डेक्सट्रीन, इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम में आते हैं। मतलब चिपकाने के लिए भी, मतलब इनके अंदर एडेसिव क्वालिटी होती है, मतलब एडेसिव क्वालिटी मतलब चिपकने जैसी क्वालिटी भी होती है, और भी कई क्वालिटीज़ होती है, जिसके कारण ये अलग अलग इंडस्ट्री में काम में आते हैं। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया, मक्के से रिलेटेड ये प्रोडक्ट बनाती है। और ईस्ट इंडिया के अंदर, जो पूर्वी भारत है, उसके अंदर लीडिंग पोजीशन के अंदर है अपने सेक्टर के अंदर, और इंडिया के अंदर भी काफ़ी अच्छी कंपनी बनके ये ग्रो कर रही है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इसकी कैपेसिटी 2018 के अंदर 180 मैट्रिक टन पर डे थी, और अभी 750 मैट्रिक टन पर डे हो गई है। मतलब जो क्रशिंग कैपेसिटी आप कह सकते हैं, पाउडर बनाने की जो कैपेसिटी होती है वो। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिहार किशनगंज के अंदर है। ये चीज़ समझ में आ गई। और इसके कस्टमर्स की बात करें तो कस्टमर्स जो होते हैं जनरली पेपर इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। जैसे इमामी पेपर इंडस्ट्री है, श्री गुरु ऑयल है, इस तरह की इंडस्ट्रीज ज़्यादातर इसकी कस्टमर्स हैं। तो देखिए, सेक्टर ठीक है, कंपिटिटिव सेक्टर भी है, बट डिमांडिंग सेक्टर भी है। तो डिमांडिंग सेक्टर है, कंपिटिटिव सेक्टर है, इसके अंदर ये अपना खास क्या कर रही है, विशेष इसके पास क्या है, तो इसके लिए हम इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स देखते हैं। फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। तो एसेट्स अगर देखें तो एसेट्स के अंदर अच्छी ग्रोथ है साल दर साल। 371 करोड़ से 860 करोड़ रुपए इसके एसेट्स हुए हैं, तो 2.5 गुना जैसे एसेट्स के अंदर ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी बात है। फिर इनकम या रेवेन्यू की बात करें तो 488 करोड़ से 601 करोड़ रुपए हुए, 601 करोड़ से 917 करोड़ रुपए हुए हैं। ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 के अंदर 16.76 करोड़ का प्रॉफिट था, 2024 में 22 करोड़ और 2025 के अंदर 47.67 करोड़। मतलब प्रॉफिट्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। फिर अगर इसके मार्जिन्स निकाल दें, प्रॉफिट मार्जिन्स 2023 में 3.4%, 2024 के अंदर 3.6% हो गए, और 2025 के अंदर 5.2%। तो मतलब मार्जिन्स के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है। बाकी एबिटा के अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी रिजर्व्स भी बढ़े हैं, 202 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हुए हैं इसके हाथ में। और बात करें बोरोइंग्स की, बोरोइंग्स भी हर साल बढ़ रही है, ये बड़ा नेगेटिव है। 507 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स मतलब उधारी है आज की तारीख में। सबसे बड़ा नेगेटिव है डेट टू इक्विटी रेशियो 2 का निकल कर आता है, बहुत ही ज़्यादा है डेट, ये भी बड़ा नेगेटिव है। इतनी छोटी कंपनी, इसके ऊपर इतना ज़्यादा डेट, ये भी नेगेटिव है। और अभी के प्राइस बैंड पर मार्केट कैप निकाले तो 1047 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, और उतना उससे आधा मार्केट कैप से आधा तो इसके ऊपर डेट है। मतलब जितनी पूरी कंपनी की वैल्यू है उससे आधा इसने डेट ले रखा है, तो कितना नेगेटिव पॉइंट होगा इसके लिए।
हालांकि 159 करोड़ रुपए आईपीओ से पे करेगी, बट उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा डेट रह जाएगा, इस पर इसको फोकस करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियली देखें, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन्स वगैरह तो बढ़ रहे हैं, बट डेट ज़्यादा है, ये इसके फाइनेंशियल्स को कमजोर करता है। फिर इसके अलावा ROE 20% की, ROC 14%, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो अच्छी बात है। फिर दोस्तों वैल्यूएशंस निकाले, पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 17.58 का निकल कर आता है, फेस वैल्यू 5 रुपये पर। रेवेन्यू इसका 917 करोड़ रुपए का है 2025 के अंदर। तो देखा जाए तो एक दो कंपनीज को छोड़ के बाकी सबसे छोटी कंपनी अपने पीयर्स के मुकाबले अगर देखें तो उनका पी अगर देखें 13.5 से 44.5 के बीच में निकल कर आता है। ठीक है, मतलब वैल्यूएशंस पी वाइज ओके कह सकते हैं, ना ज़्यादा सस्ती ना ज़्यादा महंगी। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू निकाले तो प्राइस टू बुक के हिसाब से 6 का इसका प्राइस टू बुक निकल कर आता है, और अदर्स का है 1 से लेकर 2.76 के बीच में। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से तो वैल्यूएशंस महंगी नज़र आ रही है। तो वैल्यूएशंस के मामले में देखें तो ओके वैल्यूएशंस कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा प्राइस बैंड अट्रैक्टिव है, इस कारण थोड़ा वैल्यूएशंस को आप आधा पॉइंट दे सकते हैं। तो ओवरऑल फाइनेंशियली थोड़ी सी कमजोर है, डेट थोड़ा है, और फंडामेंटली देखें तो भी ओके है, वैल्यूएशंस भी ओके है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो आईपीओ 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर आ रहा है। प्राइस बैंड रखा गया 96 रुपये से लेकर 102 रुपये, मतलब 96 रुपये से लेकर 102 रुपये के बीच में। 144 मतलब 144 शेयर्स का ये लॉट है। प्राइस बैंड थोड़ा अट्रैक्टिव है। पूरा इश्यू साइज है 306 करोड़ रुपए का। फ्रेश इश्यू है 210 करोड़ रुपए के, और OFS है 96 करोड़ रुपए का। ठीक है, फ्रेश इश्यू के जरिए कुछ डेट पे करेगी, ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। रिटेल पोर्शन 35% का, लिस्टिंग डेट है 20 अगस्त को। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये था कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास, आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, जैज़ है, नॉलेज, जैज़ पैरामीटर्स सिर्फ रिस्क मापने के लिए देखते हैं, और बाकी अप्लाई करना नहीं करना वो डिसीजन आपके हाथ में होगा। जो भी आप डिसीजन बनाए अपने रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। तो सबसे पहली चीज़ है GMP, जो 4 पैरामीटर्स है, जो GMP अच्छी बता रही है। बाकी GMP अंदाज़ा ही होता है, बट एजुकेशन पर्पस के लिए भी जानते हैं, तो अभी अच्छी बता रही है, 20% है, तो ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा 1 पॉइंट देना चाहूँगा। दूसरा है वैल्यूएशंस ओके है, प्राइस बैंड वाइज थोड़ा अट्रैक्शन है, तो यहाँ पर मैं आधा पॉइंट इसको देना चाहूँगा। फिर तीसरा है एंकर लिस्ट अभी आना बाकी है। सब्सक्रिप्शन भी आना बाकी है। सब्सक्रिप्शन मुझे लगता है अच्छा मिल सकता है, एंकर लिस्ट ठीक ठाक आ सकती है। एंकर लिस्ट में हो सकता है आधा पॉइंट ही मिले, और सब्सक्रिप्शन क्योंकि छोटा इशू साइजेस है और GMP ज़्यादा है, तो सब्सक्रिप्शन ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। तो सबसे सब्सक्रिप्शन में 1 या आधा पॉइंट भी दें तो भी न्यूट्रल इसकी मुझे लगता है रेटिंग बन जाएगी। तो अभी ज़्यादा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर। बाकी और भी डिटेल्स मैं आपको क्लियर करता रहूँगा। अभी मुझे लगता है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा और फैक्टर्स देखने चाहिए, उसके बाद हमें कुछ डिसीजन बनाना चाहिए। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव्स में ये है कि इसका प्राइस बैंड अट्रैक्टिव है, जो 96 से 102 रुपये के बीच में प्राइस बैंड रखा गया, थोड़ा सा अट्रैक्शन तो नज़र आता ही है। बाकी ये सेक्टर भी थोड़ा डिमांडिंग है, हालांकि कंपिटिटिव सेक्टर भी है, थोड़ा डिमांडिंग भी है। बाकी फ्रेश इशू ज़्यादा है, थोड़ा डेट ये पे करेगी फ्रेश इशू से, ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, इसके मार्जिन्स वगैरह भी बढ़े हैं। बाकी इसकी ROE ROC वगैरह भी ठीक है, मतलब 15% के आसपास है, यहाँ अच्छी बात लगी मुझे। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखिए, एक तो डेट इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा है, डेट टू रेशियो 2 के आसपास है। हालांकि आईपीओ के पैसे थोड़ा बहुत डेट पे करेगी, बट आईपीओ के बाद भी काफ़ी डेट रह जाएगा, तो इस पर इसको फोकस करना पड़ेगा। इसके कारण इसके फाइनेंशियल्स पूरे कमज़ोर हो जाते हैं। बाकी सेक्टर थोड़ा कम्पिटिटिव है, वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता, बट अभी भी थोड़ा प्राइस बैंड तो अट्रैक्टिव है। ओवरऑल थोड़ा अट्रैक्शन है, और आने वाले टाइम में अपना डेट वगैरह सुधारे तो मुझे लगता है काफ़ी अट्रैक्टिव कंपनी ये बन सकती है, ख़राब नहीं है। बाकी मार्केट कैप 1047 करोड़ रुपए का है, तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्मॉल कैप कंपनी में ग्रोथ भी जल्दी आती है, डाउन भी जल्दी जाता है, तो उस हिसाब से थोड़ा अट्रैक्शन यहाँ पे भी बना हुआ है। बाकी आप लोग क्या करेंगे वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं, और मैं अभी जल्दबाजी नहीं करूँगा, मुझे तो थोड़ा देखना है, देख के उसके बाद ही अप्लाई करने का सोचूंगा, और भी फैक्टर्स देखूंगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।